तो मेरे ख्याल से स्वर हमारे पूरे हो गए थे। स्वर पूरे हो गए ना? स्वर तो पूरे हो गए थे, ठीक है। बट मैं आपको, मैंने स्वरों का डिवीजन कहा, स्वरों का विभाजन कहा था मैंने आपसे। मैंने कहा था बेटा स्वरों का डिवीजन जो है वो हम दो प्रकार से करते हैं, एक प्रयत्न विधि के आधार पर और दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। यही तो आप कहते हैं, एक प्रयत्न विधि के आधार पर था, दूसरा कौन सा? उच्चारण स्थान के आधार पर था। प्रयत्न विधि के आधार पर ये आपके 4 प्रकार के थे। पहले मुख में जीभ की स्थिति के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। सेकंड कौन सा था? ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। तीसरा कौन सा था? मुखाकृति के आधार पर संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत, ऐसा आपके थे। और लास्ट कौन सा था आपका? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। फिर बेटा हमने उच्चारण स्थान के आधार पर आपको बताए थे कंठ, तालु, दंत्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये मैंने आपको यहां तक बता दिया था, ठीक है। तो हमारे जो स्वर थे और इनका डिवीजन है ये मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हेडिंग लिखो व्यंजन, ठीक है। कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, अब लिखो व्यंजन की बात करते हैं। आप दंतोष्ठ नहीं बताया था? कंठ हो गया, तालु हो गया, ऐसे में आधे में से तो छोड़ता नहीं हूँ बेटा मैं, अच्छा आधा तो छोड़ता नहीं हूँ मैं। देखो उच्चारण स्थान के आधार पर पहला आपका है तालव्य, पहला आपका हो गया कंठ और आ, फिर हो गया तालव्य मतलब तालु वाला ई हो गया, ठीक है। फिर आपका ऊ हो गया ओष्ठ्य, ठीक है। फिर ऊ के बाद फिर आपका ए हो गया, ए और आई, और वो बेटा किसे ए किसे और ई यानी कंठ और तालु हो गया आपका, है ना। फिर आपको ओ और औ हो गया, वो कंठ और ओष्ठ हो गया। तो इतने ही तो हैं, तो 5 ही तो है, फिर 5 ही तो है, फिर इतना ही तो। और औ तक ही तो होते हैं, ठीक है, औ तक ही होते हैं। अगर आपके यहाँ बेटा पे हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हाँ, यही बेटा आप लिख लो व्यंजन लिखने से, व्यंजन के ऊपर एक बात लिख लो, ये आपका जो आ है ना, आ ये वाला, ये वाला जो आ है आगत वाला, इसका बेटा उच्चारण स्थान लिख लो, इसका उच्चारण स्थान भी है लिखा तुमने आपको, ये बहुत अच्छी बात है। वो चित्र में ही लिखाया होगा, मैंने आपको ना डायग्राम बना था वही मैंने आपको लिखाया होगा। लेकिन देखो मैंने आपको बेटा बताया है कि आ हो गया, चाहे आपका ये ओ हो गया, चाहे आपका आ हो गया ये वाला, इन तीनों का उच्चारण स्थान, मूल स्थान तो कंठ है बेटा, मूल स्थान क्या है? कंठ है, कंठ इसका मूल स्थान है। लेकिन हिंदी में इनको हम शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, इसलिए बेटा इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया है? कंठ तालु हो गया है। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? सॉरी, कोमल तालु क्या हो गया है? कोमल तालु। याद है आपको? मैंने आपसे कहा था नॉर्मली तो बेटा इनको हम यहां से बोलते हैं कंठ से। कहां से बोलते हैं इनको? हम यहां से कंठ से बोलते हैं, लेकिन इनका उच्चारण स्थान अब कंठ से हट करके थोड़ा ऊपर पहुंच गया है। मतलब मूल स्थान संस्कृत में अ हो गया, आ हो गया, और आपका ये आगत, ये कहां से बोलते थे? कंठ से। ये कहां से हम बोलते थे? कंठ से बोलते थे। लेकिन हिंदी में इनका हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए बेटा इनका उच्चारण यहां से ना होगी, थोड़ा ऊपर से होता है, और इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? कोमल तालु कहते हैं बेटा। इसे तालु तो वैसा आपका ये होता है, दंत के ऊपर का ये स्थान क्या कहलाता है आपका? ये वाला बेटा क्या होता है आपका? तालु होता है। तो यहां का जो सरफेस है ना, और यहां का बेटा सरफेस एक जैसा होता है, इसलिए बेटा इसे क्या बोलते हैं? कोमल तालु कहते हैं। और वर्तमान में इन सभी का उच्चारण कहां से होता है? कोमल तालु सुधा, अ, आ और कौन सा आपका? ये वाला। ये मैं आपको बता दिया था मैंने आपको ये, ठीक है। लिखो व्यंजन। अब हम व्यंजनों की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की बात करते हैं, ठीक है। वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बोल आदि कौन है? 4। कौन कौन से होते हैं वर्ण हमारे? स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है।
तो हमने बेटा हमने स्वर पढ़ लिए हैं, अब हम लिखो व्यंजन। व्यंजन की हम बात करते हैं अब। बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा लिख लो पहले व्यंजन फटाफट से। पहले आप लिखो व्यंजनों की हम बात करते हैं। पहले एक लाइन लिख लो। अच्छा, व्यंजन होते क्या हैं एक बात लिख लो। लिखो लिखो वे वर्ण, वर्ण ही तो है, ये वर्णों के प्रकार हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा मुख विवीर का मतलब क्या होता है? मुख विवीर, विवीर का मतलब होता है बिल। जैसे मुख का अंदर जैसे चूहे का बिल होता है ना, तो ऐसे बेटा ये क्या आपका बिल होता है, ठीक है। तो मुख विवीर लिख लो। मुख विवीर से कहीं ना कहीं रुकावट, कहीं ना कहीं रुकावट कौमा अवरोध, अवरोध सहित। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे देखो आप में हमारा बेटा ये हमारा मुख है, ये हमारा क्या हमारा मुख है, ठीक है। मुझे क्या बोलना है? क ख ग घ ङ, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है? क ख ग घ ङ, चाहे आप चौ छ जो जो कुछ भी आप बोलो, ठीक है। जैसे आप बोलोगे चौ, आप क्या बोलोगे? आप चौ बोलोगे। तो बेटा चौ बोलने में क्या होगा? आपकी जीभ पहले बेटा क्या होगी? यहां पे अवरोध पैदा करेगी, तालू पर जीभ क्या होगी? आपकी टच होगी, ठीक है। अब ये हो गया आपका अवरोध पैदा। अब ये चौ तब तक बाहर निकलेगा जब तक तुम्हारी जीभ यहां से नहीं हटेगी। बात समझ आ रही है? तो बेटा जैसी आपकी जीभ यहां से हटेगी, फिर एक विस्फोट की तरह होगा और वो चौ बाहर निकलेगा। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। आप जीभ को यहां टच करके चौ नहीं बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? आप चौ अगर आपको बोलना होगा तो चौ बोलने में बेटा पहले आपकी जीभ कहां टच होगी? तालू में, अवरोध पैदा होगा। और अवरोध के बाद फिर बेटा जब ये हटेगा, फिर चौ बाहर जब निकलेगा, एक विस्फोट की तरह बेटा क्या होगा? आपका बाहर निकलेगा। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अवरोध। इसी को हम क्या बोलते हैं? अवरोध बोलते हैं बेटा। एक बात आप लिख लो, कहीं ना कहीं अवरोध सहित फिर एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। फिर एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। इतनी बात सबको समझ आ रही? ठीक है। तो एक बार आपको समझ में आ गई है कि भाई व्यंजन क्या होते हैं? जो मुख के अंदर पहले जीभ क्या करती है? कहीं ना कहीं मतलब जीभ की बात नहीं है। जब हम अगर हम को बोलेंगे, को, आपका बेटा गला पहले बंद होगा, फिर खुलेगा, फिर हवा एकदम से निकलेगी आपकी। जहां से उच्चारण हो रहा है उस एरिया में पहले क्या होगा? अवरोध पैदा होगा। को, खो, गो, घो। आप ऐसे बोलोगे, आपको लगेगा कि आपकी जीभ जो है यहां पे पहले क्या कर रही है? अवरोध पैदा कर रही है, फिर हट रही है, और फिर एक विस्फोट के रूप में क्या हो रहे हैं? ये शब्द आपके बाहर निकल रहे हैं। ऐसी चौ छौ में बेटा क्या होगा आपका? यहां, ठीक है। फिर आप टॉ ठॉ डॉ बोलोगे तो बेटा आपके मूर्धा में क्या होगा? पहले अवरोध पैदा होगा, फिर बेटा क्या होगा? यहां से आपका विस्फोट के रूप में ये वर्ण आपके बाहर निकलेंगे। इतनी बात सबको समझ आ? ठीक है। अब बात यह है, देखो जब विस्फोट हो रहा है, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर बेटा मैं आप बोल रहा चौ, इस चौ को बोलने में क्या हो रहा है? जीभ पहले बेटा कहां टच हो रही है? हमारी यहां टच हो रही है, और फिर हम हटा रहे हैं। देखो अगर इस चौ को मैं तोड़ता हूं चौ प्लस औ में, ठीक है, अगर मैं चौ प्लस औ में तोड़ देता हूं, अब वास्तव में क्या हो रहा है? जब बेटा मैं हटा रहा हूं ना, तो ये अवरोध को हटा रहा हूं मैं, अवरोध को क्या कर रहा हूं मैं? हटा रहा हूं। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि जो व्यंजन होते हैं बेटा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? वो स्वरों की सहायता से, क्योंकि ये बिना अवरोध के निकलते हैं। बेटा आपके स्वर क्या होते हैं? आपके बिना अवरोध के निकलते हैं। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया? ठीक है। एक बात आप लिखो व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब हम लिखे, अब लिखो व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसा बेटा हमने पहले स्वरों का देखा था, फिर हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा था, अब हम देखते हैं व्यंजनों को, हमने देख लिया, अब हम देखते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण को। लिखो
व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण बेटा बार बार ना पढ़ना पड़े इसलिए एक बार ढंग से अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ लो, वरना बार बार पढ़ना पड़ता है बेटा। ये गवर्नमेंट जॉब की खासियत यही है, ये बार बार पढ़ना पड़ता है ना, एक बार अच्छे से पढ़ लो बेटा इसको। आप बात सुन रही है? ठीक है, और यहां भी अच्छे से और अपने घर में भी अच्छे से, है ना, बात सुन रही है? एक बार बेटा आपको ऐसे करना है। आप देखो व्यंजनों का बेटा जो वर्गीकरण है ये दो आधार पर किया जाता है, ये वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, ठीक है, दो आधार। भाई दो आधार कौन से होंगे फिर? वही दो आधार जो उधर थे। भाई कौन से दो आधार थे उधर? एक आपका प्रयत्न के आधार पर, दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर, वही तो यहां भी होते हैं, ठीक है। पहले बेटा आप लिखो प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न, मैंने ठीक लिखा है क्या? प्रयत्न के आधार पर। और दूसरा बेटा क्या होगा आपका? उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला है प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला है प्रयत्न के आधार पर, दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। चलो अच्छा, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर लिख लो यहां पे, प्रयत्न के आधार पर सबसे पहले लिखो, लिखो अल्प प्राण महाप्राण, लिखो अल्प प्राण महाप्राण। प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा बेटा क्या गया आपका? महाप्राण। ये अल्प प्राण एक ही साथ लिख लेते हैं, अल्प प्राण महाप्राण, महाप्राण। दूसरा अल्प प्राण महाप्राण, दूसरा लिखो अघोष और सघोष। आपने लिखा अघोष और सघोष, दूसरा आपने लिखा। तीसरा इसके नीचे लिखो, लिखो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श और संघर्षी, एक साथ लिखना, स्पर्श, लिखो स्पर्श और संघर्षी, स्पर्श और संघर्षी, ठीक है, ऐसा लिख लो, स्पर्श और संघर्षी, ठीक है। अनुनासिक निरानुनासिक, संघर्षी, अनुनासिक एंड निरानुनासिक, अनुनासिक निरानुनासिक, अनुनासिक और निरानुनासिक, ठीक है। इसके अलावा लिखो प्रकंपन, प्रकंपन ऐसे लिखते हैं, प्रकंपन। अगले ये हैं, अगले लिखो, लिखो उत्क्षेप, 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 उत्क्षेप वर्ण है यहां पे। और ठीक है, अगले लिखो ईसत, उत्क्षेप, हाँ वही बेटा, उत्क्षिप्त आगे पढ़ेंगे इनको हम, आगे मैं आपको बताऊंगा। लिखो ईसत, ईसत बेटा आप कैसे लिखते हैं? ईसत, ठीक है। तो इतने बेटे किस आधार पर नहीं है? किस आधार पर नहीं है? प्रयत्न विधि के आधार पर। तो प्रयत्न विधि का आधार आप देख रहे हो, अल्प प्राण महाप्राण, अघोष सघोष, स्पर्श संघर्षी, अनुनासिक निरानुनासिक, प्रकंपन, उत्क्षेप और ईशत, ये बेटा किस आधार पे हैं आपके? प्रयत्न विधि के ये आधार पर है। दूसरा बेटा आपको उच्चारण जो स्थान पर जो है, ठीक है, इसके विभेद नहीं है, वही कि बेटा कहां से निकल रहे हैं। जैसे वहां पे थे ना आपके कंठ, तालु, मूर्धा, ये वो सो, वो तो उच्चारण स्थान है, वो प्रकार नहीं है। बात सुनारी, ठीक है। हालांकि बेटा हम वहां लिख सकते हैं कंठ तालु ये, लेकिन प्रकार नहीं है। उच्चारण स्थान मतलब पूरा अपने आप में एक ही है, ये कि कंठ से निकल रहे हैं, तालु से निकल रहे हैं, मूर्धा से निकल रहे हैं, ये पूरा अपने आप में एक ही है। इतनी बात सबको समझ नहीं आ रही, ठीक है। चलिए तो हम पहले लिखते हैं, हम प्रयत्न के आधार पर। नंबर 1 आप लिखो प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। नंबर 1 आप लिख लो प्रयत्न के आधार पर। थोड़ा प्रयत्न के आधार पर में सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? अल्प प्राण और महाप्राण। बेटा लिख लो प्रयत्न के आधार पर,
प्रयत्न, क्या लिखता हूं मैं, प्रयत्न के आधार पर, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। पता है क्या होता है ना, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूं ना तो मेरे माइंड में ना उसके अगला वर्ण चलता रहता है, तो जल्दी से आ जाता है वो, और वो फटाफट, मतलब ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा क्या? मतलब आगे वाला वर्ण जो है ना वो दिमाग में चलता रहता है ना कि ये लिखना है करके, है ना, आगे वाला वर्ण जो होता है ना वो दिमाग में चलता है कि हाँ ये ऐसा करके, तो पता नहीं चलता, मतलब ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा आपने? प्रयत्न के आधार पर। नंबर 1 आप लिखो इसमें, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता नहीं था, पता है क्या हुआ, मैंने आपको बता के लग रहा है मुझे गलती कर दी मैंने, मेरे साथ ऐसा होता नहीं था। एक बार मुझे किसी ने बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है, तब से मेरे साथ ऐसा होने लग गया ही, क्योंकि फिर मुझे याद आने लगी कि अच्छा ऐसा भी एक होता है। आज तक आपको ये बात पता नहीं होगी नहीं, अब ऐसा माइंड में आ सकता है सही बता रहा हूं आपको, पहले मेरे साथ होता, जब तक पता नहीं होता ना तब तक पता नहीं होता, जब तक बेटा गांव में पता नहीं होता ना कि इस पेड़ के नीचे भूत है, तब तक डर नहीं लगता, जब पता लग जाता है कि भूत है तभी होता है, तब फिर भूत दिख भी जाता है। कौन ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। फिलहाल आप लिखो अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, देखो बेटा हिंदी में एक बात समझते हैं, हिंदी में प्राण का बेटा मतलब होता है हवा। प्राण का मतलब क्या होता है? हवा। हम बेटा प्राण निकल के मतलब बेटा क्या निकल गई? हवा निकल गई, इसका ये मतलब है। ठीक है, कोई आत्मा आत्मा जो भी है हवा ही है बेटा, सब है ना। अब कुछ बेटा आपके वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा क्या होगी? ज्यादा निकलेगी, और कुछ में क्या होगा? हवा कम निकलेगी। भाई तो जहां जिसमें बोलने में हवा कम निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। अल्प मतलब कम, अल्प प्राण कहेंगे। और जहां बेटा हवा ज्यादा निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? महाप्राण कहेंगे। बात सबको समझ ठीक है? अब वर्णों को बेटा बोलते टाइम हमें पता थोड़ा ना चलेगा कि इसमें कम हवा निकल रही है, ज्यादा निकल रही है, ऐसा हम थोड़ा याद कर पाएंगे हम। ठीक है, चलिए तो बेटा इसकी याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? देखो वर्ण हमारे कितने होते हैं कुल मिला के? कितने हमारे वर्ण होते हैं? मतलब नहीं उनकी बात नहीं कर रहा मैं कौ की बात कर रहा हूं। कितने हमारी हैं? 5 वर्ग होते हैं ना, 5 वर्ग आपके होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा मैं कैसे लिखूंगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में कौ लिखा रखे सारे मैंने आपको वर्ण, बात सुन रही? ठीक है, देखो बेटा मैं सबसे पहले क्या करूंगा यहाँ पे? अल्प प्राण ऐसे लिखो आप। देखो मेरा ऐसे में, इसीलिए मैंने औ से शुरू किया है। अल्प प्राण मैं ऐसे 5 चीजें लिख रहा हूं अभी, ध्यान से। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर मैं लिखूंगा अल्प प्राण, फिर मैं लिखूंगा महाप्राण, और लास्ट में लिखूंगा मैं अल्प प्राण। 5 हो गए। अल्प प्राण ऐसे में ये 5 लिखूंगा। पहले अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण से शुरू करूंगा, अल्प प्राण पे ही खत्म करूंगा। बस आप अल्प प्राण से शुरू कर लेना है, इसको और से शुरू करना है मतलब। ठीक है, याद रखना। अब देखो अब मुझे क्या करना है? इनके नीचे में कौ लिख देने मुझे। ठीक है, देखो बड़ी आ गया आपका कौ। ठीक है, ये आ गया आपका खौ, गौ, घौ, और ये आ गया आपका अंगौ। बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, हो गया है। तो अब भाई कौ कैसा वर्ण है आपका? अल्प प्राण। खौ कैसा है? महाप्राण। गौ अल्प प्राण, घौ आपका महाप्राण, और बेटा अंगो क्या है आपका? अल्प प्राण। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, 1 3 5 करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस बेटा याद क्या रखना आपको? अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, 1 3 5 मत करना, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। बात सबको समझ नहीं आ रही? ठीक है, चलिए बड़ा इसके नीचे लिखो आप कौ लिखो। चौ, छौ, जो, झौ, यो। ठीक है, टौ, ठौ, डौ, ढौ, अणो, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ। ठीक है, लिख लो। हो गया है। पहो मो, पौ, फौ, बौ, भौ, मो। ठीक है, पौ, फौ, बौ, भौ, मो। ठीक है, यहां तक सबके समझ आ रहे हैं? ठीक है बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम वर्ण पढ़ रहे हैं। क्या ये वर्ण है? क्या ये सब वर्ण है? ये वर्ण नहीं है बेटा। वर्ण क्या होते हैं? जो आगे टूटे ना। मैंने आपको बताया था वर्ण बेटा क्या होते हैं? जो आगे टूटते नहीं है। तो ये तो आपको सारे आगे टूटते हुए दिख रहे हैं बेटा। कब नहीं टूटेंगे ये? जब इसमें हम क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। ठीक है ना,
तो बेटा आपके वास्तव में अल्पप्राण आपका ये आपका निकल के आएगा, ठीक है ना, ऐसा आपका निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन बेटा एग्जाम में कभी बार ये सब हलंत बलंत लगा नहीं होता है, ये सब अल्पप्राण ही होते हैं, याद रखना है ना। आप मत सोचना कि बेटा आपका खाली है सीधे कॉ लिखा हुआ, ये अल्पप्राण नहीं है, अल्पप्राण ही है, बात समझ आ रही है, ठीक है। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये आपके वर्ण होते हैं, इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है भाई। जब हम वर्ण पढ़े तो वर्ण तो यही हुए ना आपके, हलंत वाले ही तो वर्ण होते हैं, ठीक है ना। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा अब हम करके चलते हैं कि कैसे कैसे आपका ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा मैं कहाँ तक पहुँच गया, मौ तक पहुँच गया, कितने लिख दिए मैंने 25। अब देखो, अब बेटा आपको अल्पप्राण के नीचे फिर से आपको अल्पप्राण लिखना है। अल्पप्राण के नीचे क्या लिखना है आपको, अल्पप्राण लिखना है। देखो यहां तक अल्पप्राण, फिर बेटा महाप्राण के नीचे आपको फिर से महाप्राण लिखना है, महाप्राण। बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। देखो अपना यहां तक तो आपने ये लिख दिया, पहले ये लिख लेना है, फिर बेटा आपको अल्पप्राण महाप्राण लिखना है, ठीक है। अब अल्पप्राण के नीचे आपको लिखना है यो रो लो वो, 4 वर्ड लिखने हैं यहां पे, ठीक है। अब उनका सीन अलग है बेटा, देखो यहां आपको लिखना है यो रो लो और वो, यो रो लो वो, ठीक है। और महाप्राण के नीचे बेटा आपको लिखना है तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और हो, ठीक है। तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और हो, ये आपको यहां लिखना है, ठीक है। तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और हो, ये आपको यहां लिखना है। कुंदन बात समझ आ रही की नहीं आ रही है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आपके ये है आपके अल्पप्राण और ये आपके हैं महाप्राण, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब एक बात समझना, देखो अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, इसके बेटा यहां पे अल्पप्राण के नीचे फिर से मैं अल्पप्राण लिख देता हूं, अल्पप्राण। महाप्राण के नीचे मैं फिर से महाप्राण लिख देता हूं, महाप्राण, ठीक है। वही बेटा जो मैंने ऊपर लिखा था वही से मैंने नीचे भी लिखा है, ठीक है। देखो अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, यहां तक तो ठीक ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अल्पप्राण महाप्राण थोड़ा याद रखना है, यहां फिर ऐसे से नहीं चलना है। अल्पप्राण पे योरो लोवो यहां और तालव्य सौ मूर्धन्य हो यहां पर, ठीक है। देखो इस लाइन बेटा अल्पप्राण में कुछ नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है अल्पप्राण में, अल्पप्राण सब हो गया, अल्पप्राण कंप्लीट। अब एक महाप्राण और बचे हुए हैं, आपको याद है मैंने आपको लिखाया था हिंदी में कुछ नए महाप्राण आ गए हैं, कौन से, मोह लोहो, ये वाले, मैंने आपको बताया ना कि हिंदी में कुछ नए महाप्राण आ गए बेटा आपके, ठीक है। तो महाप्राण में कहां लिख दूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा। सर कौन कौन से लिखो, नौ, आधा नौ और हो, नौ, ये 4 बेटा आपके हैं, नौ, हाँ लिखो रहो, मोह लोहो, ठीक है। ये बेटा आपका आ गया मोह, रहो और आपका आ गया लोहो। वही बेटा कान्हा वाला, तुम्हारा, ठीक है, और कुल्हाड़ी ये वाला, ये क्या है आपके लौ, आधा लौ और हो लिखा है लास्ट में, आधा लौ और बेटा हो लिखा है लास्ट में, ऐसे मैंने आधा लौ लिखा है और हो लिखा है लास्ट में लिखा है, इसके ऊपर लिखा है मैंने रोहो, ठीक है। यह आधा रो होगा बेटा, जाहिर सी बात है हलंत वाला, और इसके ऊपर में आपका मोह लिखा है, आधा मोह और ये आधा नौ और हो। ये क्या है आपकी, ये भी क्या है आपके महाप्राण। हालांकि आपसे शायद ना पूछे एग्जाम में, लेकिन याद रखना बेटा ये भी क्या होते हैं आपके महाप्राण होते हैं। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है, ठीक है। तो अल्पप्राण महाप्राण में कोई दिक्कत किसी को, हर चीज अल्पप्राण महाप्राण में कोई दिक्कत तो नहीं है, एग्जाम में आएगा बेटा गलत तो नहीं करेगा, ठीक है। तो सीधे बेटा याद रखना आपको, ठीक है ना, पहले हमको अल्पप्राण लिखना है, महाप्राण लिखना है, अल्पप्राण, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही बेटा अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, उसके पीछे आप अल्पप्राण लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको कुछ बचे नहीं है तो यहां भी डैश हो जाएगा, ये आपका फिर यहाँ पे अल्पप्राण हो जाएगा, और बेटा इसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं है आपका। ये बात सबको समझ आ रही ना, ठीक है। अल्पप्राण के नीचे आपका योरो लोवो, इनको जरूर याद रखना, ये अल्पप्राण है। महाप्राण के नीचे आपका तालव्य सौ, मूर्धन्य दंत सौ हो। सबसे बड़े ज्यादा एग्जाम में कौन से आते हैं, ये योरो लोवो, ये सब ज्यादा एग्जाम में आते हैं। बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। योरो लोवो क्या होते हैं, हमेशा आपके अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। चल अब मतलब जैसा बोलने में इनको जितनी हवा निकलती है ना, उतनी ही बेटा आपकी प्राणवायु इनको बोलने में निकलती है। इसका मतलब ये को यो चो रो, मतलब ऐसे बराबर हवा निकली, इतना छोड़ा हमको, हमें कोई प्रैक्टिकल थोड़ा करना है, प्रैक्टिकल पता भी नहीं चल पाएगा आपका, ठीक है। सेकंड आ जाओ बेटा आप, सेकंड आ जाओ। प्रयत्न विधि के आधार पर दूसरे कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है बेटा। लिखो लिखो सघोष और अघोष, पहले अघोष लिखना,
ठीक है, देखो हम पहले अ वालों को लिख रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो चीजों को, ठीक है ना, क्योंकि हम इधर अल्पप्राण महाप्राण से हमने शुरू किया था, अब हम क्या करेंगे उधर अघोष सघोष करेंगे, सघोष अघोष नहीं करेंगे वरना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हो गया है। चलो तो बेटा अब मैं क्या लिखूंगा पे अल्पप्राण महाप्राण की जगह, अब हमारा क्या आ गया अघोष, अघोष बेटा मेरा आ गया और आगे मेरा क्या सघोष। एक बात बेटा सबसे पहले आप यहीं पर समझ लो, सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं, बात एक ही है, चाहे आप सघोष बोलो चाहे आप घोष बोलो, ठीक है ना। कहीं बेटा आपको अघोष और घोष लिखा मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा आपका अघोष और सघोष, ठीक है। सघोष को हम क्या बोलते हैं घोष, घोष का मतलब सघोष का मतलब घोष के साथ में, और खाली घोष बोल दे तब भी आपको घोष ही है, अघोष मतलब इसमें घोष नहीं है। इतनी बात आपको समझ आ रही, ठीक है। चलिए पहली बात बेटा समझ लेते हैं कि ये क्या बाला है, मतलब क्या बातचीत है, ये एक बात समझते हैं, लिखो जरा सा, ठीक है हो गया है। चलो देखो ना बेटा एक बात आप समझना, इनका अर्थ क्या है, पहले आप अर्थ अर्थ समझते हैं। देखो अर्थ देखो ना, घोष का मतलब क्या होता है बेटा, घोष का मतलब होता है वाइब्रेशन या फिर क्या होता है कंपन, घोष का मतलब क्या होता है वाइब्रेशन या फिर कंपन, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा इसमें ये क्या है अघोष है, ये क्या आपका अघोष है, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कंपन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, ठीक है। और बेटा दूसरे आपकी हो गए हैं ये सघोष या आपके हो गए घोष, तो बेटा इसमें क्या होगा आपका, फिर अब इसमें क्या होगा कंपन, कंपन होगा, ठीक है। कब इनके उच्चारण में, जब बेटा हम इनको बोलेंगे अघोष और सघोष को, तब इनमें बेटा वाइब्रेशन नहीं होगा, इनमें वाइब्रेशन होगा। सर पता कैसे चलेगा, मतलब क्या है सर, इस वाइब्रेशन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ना एक्चुअल में जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं, जब भी हम क्या करते हैं कोई वर्ण बेटा हम बोलते हैं, तो भाई हवा कहां से आती है, हमेशा हमारे बेटा फेफड़ों से हवा आती है, हमारे फेफड़ों से क्या होती है हवा आती है, ठीक है। अब देखो भाई मुख जरा खोल देते हैं, जब भी ना बेटा हवा बाहर आएगी वरना कैसे आ पाएगी, ठीक है। देखो यहां बेटा मैंने आपको बताया था, यहां पे होती है स्वर तंत्रियां, वोकल कॉर्ड, यहां बेटा क्या होती है आपकी स्वर तंत्रियां होती हैं। अब जरा मुझे एक बात ये बताओ, ये जो स्वर तंत्रियां होती हैं ये बेटा कभी आपके ऐसे अंदर को चली जाती हैं, ठीक है, और कभी ऐसे सिकुड़ जाती है, ऐसे अंदर को आ जाती है, ऐसे आ जाती है अंदर को, ऐसे आ जाती है, ठीक है, ऐसे। बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। मतलब कभी बेटा ये फैल जाती हैं, कभी अंदर को सिकुड़ जाती हैं ऐसे करके, ठीक है। हर तरह मुझे ये बता, यहां से हवा बाहर को आने की जगह कब ज्यादा होगी, जब ये बाहर को आएंगे ऐसे, या बेटा ऐसे अंदर दीवार की तरफ को चिपकेंगी, ये जब बेटा क्या होंगे दीवार की तरफ को चिपक जाएंगी, जब दीवार की तरफ को चिपक जाएंगी, जब ये बेटा यहां चली गई है, यहां पहुंच गई है, अब यहां से जो बेटा हवा निकलेगी, यहां से बेटा जो हवा आपकी निकलेगी, क्या वो इस स्वर तंत्री को हिला पाएगी, क्या दूर है ना बहुत, बात सबको समझा रही, ठीक है। लेकिन जब बेटा ये फैल जाती है और बाहर आ जाती है और इसके पास से हवा निकलती है, तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होता है, ये फड़फड़ाती है। क्या आपको बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे बेटा आपका कोई कागज है, उसके पास से हवा निकलेगी तो कागज बेटा क्या होगा, हिलेगा। जैसे आपकी पतंग होती है या बेटा कुछ भी आपका है, हवा बेटा जाएगी उसके पास से तो क्या होगा आपका, हिलेगा। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, सघोष। जब बेटा क्या होगा आपका, ये जो स्वर तंत्रियां हैं इनमें क्या पैदा होगी, वाइब्रेशन, इनमें आपकी कंपन पैदा होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सघोष, इसे हम बोलेंगे सघोष या बोलेंगे घोष। और जब बेटा ये सिकुड़ जाएंगे, अंदर को सिकुड़ जाएंगी, तब इनमें कंपन पैदा नहीं होगी और बेटा क्या कहलाएंगे, ये अघोष कहलाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं सर कौन से होते हैं फिर आपके अघोष और कौन से आपके होते हैं सघोष। क्या करना है, देखो पहले बेटा मुझे इधर लिखना, मुझे अघोष,
इधर मुझे क्या लिखना है, अघोष लिखना है, और उसके बगल में मुझे यहां पे लिखना है देखो सघोष, थोड़ा दूरी पर, बस दो ही लिखने हैं, जैसे हम दो पार्ट करते हैं ना पेपर के, एक साइड अघोष, एक साइड में लिख दिया यहां पे क्या है, सघोष, यहां लिख दो आप सघोष। बात सब पसंद आ रही है, एक साइड आपके आगे अघोष और एक साइड आपके आगे हैं सघोष। करण बात समझ आ रही है, ठीक है। तो करण देखो करना क्या है, फिर से बेटा मुझे कौखो ही लिखने हैं, कौखो ही लिखने हैं, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग आ गया आपका। देखो यहां पर मुझे क्या लिखना है, क, यहां लिखना मुझे ख, यहां जाना मुझे पे ग, घ और अंग। क्या आपको बात समझ आ रही है, ऐसे लिखते चलना है। अब आपको ऐसे ही लिखते चलना है, चौ, छ, जौ, झ, यो, ठीक है, टो, ठो, डो, ढो, अणो, ठीक है, तो, थो, दो, धो और नो, पो, फो, बो, भो और ये मो। क्या बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। लिखने का बस तरीका आपका थोड़ा चेंज हो गया है, लिखने का तरीका आपका चेंज हो गया है, ठीक है। बात को जरा हम समझने का प्रयास करते हैं बेटा, ये आपका ये सब चल कैसे रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो अब यहां तक तो बेटा आपका आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे, यहां तक ना मुझे वहां दिक्कत थी ना यहां दिक्कत थी, ठीक है ना। अब देखो अब बेटा आपका आ गया, इसके नीचे क्या आएगा आपका, इसके नीचे क्या आता आपका भाई, प, यो, रो, लो, वो, फिर क्या आता आपका तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और हो, ठीक है। अब देखो याद बेटा आप ये रखना, देखो इसके नीचे क्या आएगा आपका, योरो लोगो, देखो योरो लोगो, ये बेटा आपके इसके नीचे लिखे जाएंगे, कहां बेटा आपके लिखे जाएंगे, इधर। तो बेटा देखो आप पे यो रो लो, ऐसा आप लिख लो, यो रो लो वो, ये आपके यहां लिखे जाएंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको यहां लिखना है, ठीक है। तो बेटा अब इसका मतलब इस लाइन में आप कुछ और बचा थोड़ा ना है, यहां तो बेटा आपका डैश डैश ही हो जाएगा ना, चार ही तो होते हैं बेटा इस लाइन में, चार ही हो गए, ये लाइन आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, हो गई नहीं हो गई है, ठीक। अब क्या बचा अगले लाइन में, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ। देखो अब याद रखना, यहां में तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ और दंत सौ, तीन में यहां लिखूंगा, और क्या बच गया, हो बेटा आपका इधर आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। बात सबको समझ नहीं आ रही, ठीक है, हो गया है, ठीक है। तो बेटा आपको याद रखना है आपने कैसे लिखे हैं, ये जैसे आपने लिखे होंगे आपको याद रहेंगे, इतनी बात पहले बढ़ रही, ठीक है। देखो बेटा अब आपके यहाँ पे ये 300 आपके आ गए हैं, और यहां अब आपका कुछ है नहीं, ये डैश हो जाएगा इधर, ये ठीक है। तो बेटा ये जो आपके वर्ण है, ये वर्ण क्या कहलाएंगे आपके बेटा, ये क्या कहलाएंगे आपके अघोष, और ये क्या कहलाएंगे आपके सघोष कहलाएंगे। तो बेटा अघोष कौन कौन से होते हैं फिर आपके, अब मतलब कौन सा आपके, क, खो, ठीक है। अब रटने की आवश्यकता नहीं बेटा, वैसा मैं यहाँ पे देखो मतलब 1 2 है ना, 3 4 5 ऐसे ही याद करने की आवश्यकता नहीं, फिर ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, फिर दिक्कत भी होती है, ठीक है। तो बेटा आपकी ये हो गया आपके अघोष, ये आपके हो गए सघोष। अब बस बेटा ध्यान कहां से कहां रखना आपको, इन वालों को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है। योरो लोगो बेटा मो जब खत्म होगा ना, यहाँ एसी के नीचे स्टार्ट कर देना है, मो यहां खत्म होगा ना, तो योरो लोगो यही स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फिर इधर आ जाना है, तालव्य सौ, मूर्धन्य दंत, चलिए हो इधर आएगा, हो बेटा किसमें आएगा, ये आपका इधर में आएगा, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर, सारे स्वर, सारे के सारे स्वर वो क्या होंगे, सघोष होंगे कि अघोष होंगे बेटा आपकी, वो सघोष होते हैं, ठीक है। थोड़ा इसके नीचे में एक बात और ऐड कर देता हूं ताकि आपको इस ध्यान में रहे। देखो यहां तक तो मेरे खत्म हो गई बेटा, मेरे व्यंजन तो कंप्लीट हो गए हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना मेरी यहाँ पे। अब मैं इसके नीचे बेटा एक बात यहां लिख सकता हूं, देखो सारे स्वर, सारे स्वर, सारे स्वर बेटे क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं। देखो मैंने सघोष के नीचे लिखी है ये बात मैंने कहा लिखी है, सघोष के नीचे मैंने ये बात लिखी है, तो सारे स्वर आपके सघोष होते हैं। सभी स्वर
सघोष होते हैं, आप ही याद रखना। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है भैया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा हम क्या बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो बेटा मैंने आपको समझाया प्रयत्न विधि के आधार पर पहले कौन से लिखे मैंने, अल्प प्राण महाप्राण। फिर बेटा मैंने कौन से लिखे, अघोष और सघोष। आ जाओ तीसरे में बेटा। तीसरे कौन से होते? तीसरे बेटा कौन से आपके, स्पर्शी और संघर्षी। लिखो फटाफट से बेटा, आ जाओ। अब यहां ज्यादा कोई आपको दिक्कत ज्यादा अब नहीं होनी चाहिए है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलो, एग्जाम बेटा ज्यादा कौन से आते हैं, यही वाले बेटा, अघोष सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण, यही बेटा आपकी ज्यादा आते हैं। इससे नीचे वाले ज्यादा आते नहीं है, मतलब जी ज्यादातर मतलब यही आते हैं आपके। ठीक है, अगला बेटा आप लिख लो। कौन से बोला मैंने, कौन से आपके, हाँ लिखो पहले बेटा, लिखो स्पर्श व्यंजन। पढ़ेंगे तो अलग अलग ना, पहले लिखो स्पर्श व्यंजन। क्या हो गया बेटा इतनी चालू है ना ये, स्पर्श व्यंजन, पहले लिखो स्पर्श व्यंजन। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। स्पर्श्य ऐसे लिखते हैं क्या, स्पर आधा सौ, स्पर्श्य, अब ठीक है ना, स्पर्श्य। बहुत सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया है, बड़ा खतरनाक है भाई, स्पर्श व्यंजन लिख दिया आपने, ठीक है। चलो, तो बेटा आपके स्पर्श जो व्यंजन है आपके, ये किसके आधार पर हो रहे हैं, किस आधार पर रही है, प्रयत्न के आधार पर है, ठीक है। जब बेटा हम लिखते हैं आप कैसा आपके होंगे, पहले बेटा आप व्यंजनों को लिख लो। यहां पे लिखो क, कोई बेटा फिर से लिखते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, और ये आपका क्या ह, ठीक है। लिखो फटाफट से, हो गया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, हो गया है। ये सारा डिवीजन हमारा किस आधार पे हो रहा है, प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। देखो, अच्छा प्रयत्न के आधार पर का मतलब पता है आपको, प्रयत्न के आधार हम जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, जब भी बेटा कोई वर्ण हमारे मुख से निकलेगा तो हमारे मुंह के अंदर का कोई ना कोई भाग बेटा क्या कर रहा होगा, प्रयत्न कर रहा होगा उस वर्ण को निकालने के लिए। जैसे हमारा क ख को बोलने में कंठ प्रयत्न कर रहा होगा, ठीक है। चौ छ जो बोलने में तालु हमारा कुछ काम कर रहा होगा, है ना। तो मतलब बेटा मतलब सीधी सी बात यह है, जहां से ये बाहर निकलते हैं, कंठ से निकल रहे तो कंठ बेटा क्या कर रहा होगा, अपने आप में प्रयत्न कर रहा होगा, ठीक है। तालु से निकल रहे तो तालु, मतलब हमारे मुंह का बेटा जो वाला भाग क्या करता है, प्रयत्न करता है, उस आधार पर इनको हम क्या बोलते हैं, प्रयत्न विधि के आधार पर इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बेटा मैंने अभी हम पहला हमने देखा अल्पप्राण महाप्राण संघर्ष, कौन सा पे, अघोष सघोष। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। लिख लो, कौखो को मैंने अंगों तक बेटा यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब कोई बता सकता है बेटा इसमें पहला कौन सा होगा, ये पहला वाला, अरे स्पर्शी होंगे कि नहीं होंगे, ये स्पर्श व्यंजन होंगे कि नहीं होंगे बेटा, ये स्पर्श व्यंजन है बेटा। लिख लो, ये स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन लिख लो, ये स्पर्श व्यंजन है, हो गया है, ठीक है। सर क्या मतलब है स्पर्श का, स्पर्श का बेटा मतलब क्या है, जरा एक बात आप लिख लो, लिखो
ये स्पर्श प्लस यो से बेटा मिलके बना हुआ ये स्पर्श प्लस यो, तभी आपका स्पर्श बनेगा। लिख लो ये स्पर्श प्लस बेटा ये यो से आपका मिलके बना हुआ है। ठीक है, जरा बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि हम कैसे ये बात कर रहे हैं। मेरे ये बताने का मतलब बेटा केवल इतना सा है, स्पर्श का बेटा मतलब ये है, चलो कोई बात नहीं है, जिसमें पहले गला बंद होगा फिर खुलेगा। स्पर्श का बेटा मतलब क्या है, पहले गला क्या होगा आपका बंद होगा, फिर क्या होगा आपका खुलेगा। ठीक है, को पहले गला बंद होगा फिर आपका खुलेगा। खो, गो, घो, अंगो। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब तक बेटा गला ना खुले तब तक बेटा ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, चले तो आप मुझे बताया बे, क्या ये स्पर्श है या नहीं है? ये स्पर्श है नहीं है? ठीक है बेटा, लिखो ये बेटा आपके स्पर्श है। चौ भाई स्पर्श नहीं हो रही जीभ, क्या स्पर्श? सभी स्पर्श हैं बेटा ये। ठीक है, लिखो ये भी आपकी स्पर्श है, ये भी आपकी स्पर्श है, ये भी आपके स्पर्श हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। जरा बड़ा बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, हो गया है। देखो अब जरा एक बात समझो, चौछो जो को बोलने में हिंदी में तो बेटा ये शुद्ध, मतलब संस्कृत में तो ये शुद्ध रूप से बेटा ये क्या थे, स्पर्श थे ये, लेकिन अभी इनका उच्चारण हिंदी में थोड़ा बिगड़ गया है। ठीक है, अभी बेटा चौछो जो को बोलने में मुंह के अंदर थोड़ा घर्षण भी पैदा होता है। चौछो जो को बोलने बेटा मुंह के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा स्पर्श तो है ही है, लेकिन बेटा क्या होता है, थोड़ा सा घर्षण भी पैदा होता है। इसीलिए ये जो चौछो जो है इनको स्पर्श तो हम कहते ही हैं, लेकिन साथ में बेटा क्या हो जाते हैं, ये संघर्षी हो जाते हैं। बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? चौ, छो, जो इनको अगर आप बार बार आप बोलोगे ना 10 मिनट तक, आपका मुंह गर्म हो जाएगा, घर्षण पैदा होता है बेटा इसमें। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो बेटा इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हम स्पर्श संघर्षी। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो स्पर्श संघर्षी बेटा कौन से होते हैं आपके? चौ, छो, जो। अगली बेटा जो हेडिंग लिखाऊंगा, लिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है भाई, ये आपके स्पर्श है, अगले कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी है ना, तभी तो एक साथ लिखा है, क्योंकि एक ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, ये बेटे क्या होते हैं आपके स्पर्श हैं, और ये क्या होते हैं आपकी स्पर्श संघर्षी। हाँ याद रखना। देखो अगर कभी आपसे पूछ दे कि बताओ भैया चौ, को, गो, घो में बताओ स्पर्श संघर्षी कौन सा है, तो आप सीधे बताओगे बेटा ये आपका स्पर्श और संघर्षी दोनों है। ठीक है, लेकिन बेटा आपसे पूछ दे, आपसे पूछे कि ओ आ, मैंने ऐसे मान लिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ई और बेटा मैंने मान लिया चौ, बताओ बेटा इसमें स्पर्श कौन सा है? स्पर्श, संघर्षी नहीं है, खाली स्पर्श। तो बेटा कौन सा? अब भी ये चौ ही है, क्योंकि ये पहले स्पर्श ही थे, अब बेटा क्या हो गए आपके, ये संघर्षी भी हो गए हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही? ठीक है, तो ये स्पर्श भी है और संघर्षी भी हैं, और मिलाकर के इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बेटा फिर यहां पर आ जाओ, ये भी स्पर्श है, स्पर्श है, ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है, और बेटा इसके नीचे वाले भी आपके स्पर्श हैं, इसके नीचे ये भी आपके क्या है? स्पर्श हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक आपको बात पल्ले पड़ रही है तो बेटा आपका ये हो जाएगा। हो गया है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखो यहां से आगे का मसला थोड़ा अलग तरह समझना है। यहां से आगे का मसला, इनको मैं यहां पे बेटा मैंने एक लाइन ये दी है, एक लाइन में ये देता हूं ऐसे करके। ठीक है ना? अब जरा इनको हम खेल को समझते हैं। किसको? आपका यो, रो, लो, वो, तालव्य, मूर्धन्य, दंड और हो। इनकी तरह बात को हम बेटा समझते हैं। देखो सबसे पहली बात, इनको बेटा मुझे कैसे लिखना है? देखो इनको मुझे कैसे लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना। देखो यो और ये रो, यो रो। ठीक है अर्षित, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन्हें बेटा कहा जाता है, इन्हें हम कहते हैं, बताए देखो दिक्कत बेटा यहां पे ये है ना, अभी मैं आपसे कहूंगा कि वास्तव में यही दो बेटा आपके अंतस्थ हैं। ठीक है,
आप बोलोगे नहीं भाई साहब अंतस्थ 4 होते हैं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो पहले हम उसी पे काम करते हैं। देखो ये बेटा आपकी जो 2 हैं, इन 2 जैसे इनको हम बोलते हैं स्पर्श, यो और रो लिख लो, इन्हें बेटा हम बोलते हैं अर्ध स्वर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। लिखो, इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। देखो स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? स्वर किसे बोलते हैं? जो मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो स्वर है। अब ये अर्ध स्वर है, मतलब रुकावट तो है लेकिन कम रुकावट है, जब ना आधे हैं ये, वरना तो पूरे स्वर हो जाते हैं ये। बेटा कैसे ये आपके आधे हैं। अब देखो अर्ध स्वर का मतलब आपका है, मतलब ये थोड़ा सा बेटा क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। थोड़ा क्या करते हैं? स्पर्श। और थोड़ा को संस्कृत में बोलते हैं ईशत। थोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ईशत। इसीलिए बेटा इन्हीं वर्णों को हम बोलते हैं ईशत। क्या बोलते हैं इनको हम? ईशत। बेटा इसको लिखो, ये आपके हैं ईशत। ईशत, बात सबको समझ आ रही है? ये ईशत आपके हैं। अब आप मुझे बताओ, यो रो लो, ये आपकी यो रो जो मैंने लिखे हैं ये अर्ध स्वर हैं, मतलब आधे तो क्या है? ये व्यंजन है। ये तो मतलब इसका आधे बेटे क्या ही व्यंजन है। और व्यंजन है का मतलब क्या है? ये मुंह से बेटा किससे निकल रहे होंगे? अवरोध से ही तो निकल रहे होंगे ये। और अवरोध से बेटा जो निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्श। तो बेटा ये क्या है आपके? स्पर्श भी है। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? बहुत अच्छी बात है। तो बेटा बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब बेटा तो समझना, ये ना तो स्वर है पूरी तरह से, ना ही पूरी तरह से व्यंजन है। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो एक बार अब ये समझना, ये बेटा आपके ईसद भी है और स्पर्श भी है, तो इन्हें हम मिलाकर के ईसद स्पर्श भी कह सकते हैं। क्या बोले इनको हम? ईसद स्पर्श। अलग से नहीं लिखाऊंगा, बता रहा हूं पहले ही, ठीक है? देखो जैसे बेटा अभी हमने इनको क्या बोला था? स्पर्श संघर्षी। ये आपकी स्पर्श संघर्षी हैं, ऐसे बेटे क्या है? ये ईसद स्पर्श हैं, या स्पर्श ईसद हैं, जो भी आप कह लो। ईसद भी है और स्पर्श भी है। स्पर्श तो कर रहे हैं लेकिन बेटा क्या कर रहे हैं? ईसद कर रहे हैं। ईसद का बेटा मतलब क्या है? थोड़ा। ईसद का मतलब थोड़ा, थोड़ा स्पर्श कर रहे हैं, तो ईसद स्पर्श हुए ना ये। नीरज बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ईसद स्पर्श कहेंगे इनको। वेरी गुड। अब देखो एक बात समझो, अब बेटा ये ना तो आपके स्वर है पूरी तरह से, ना ही व्यंजन है ये, मतलब स्वरों और व्यंजनों के बीच की ध्वनियां हैं ये, ठीक है? और बेटा जो बीच का होता है ना, बीच का या जो बीच में होता है, उसके लिए बेटा संस्कृत में शब्द आता है अंतस्थ्य। शब्द बेटा क्या आता है? अंत। अंतस्थ का मतलब अंत नहीं होता, लास्ट नहीं होता है, बीच में होता है संस्कृत में इसका मतलब। इतनी बात कुंदन समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो बेटा इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ्य। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ्य, ठीक है? ये बेटा आपके लिख लो, इन्हीं को हम बोलते हैं, इन्हीं को हम कहेंगे अंतस्थ। अंतस्थ, इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। और अंतस्थ का बेटा मतलब क्या है? बीच में, बीच में बोले जाते हैं, ऐसा आप लिख लेना। ये बीच बोले जाते हैं, इन हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे इनको हम? इन हम बोलेंगे अंतस्थ। क्लियर हो गया है? तो यहां तक बेटा आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपके एग्जाम बेटा क्वेश्चन आए यो, बेटा क्वेश्चन क्या है आपका? यो, लो, वो, ठीक है, और बेटा आ जाए आपका पो। बताओ इसमें अंतस्थ कौन सा है? अब बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, कौन सा आपका अंतस्थ? यो। इसीलिए बेटा आप कभी बार कुछ किताबों में आप देखते होंगे, ठीक है, कि बेटा आपके ऐसे बेटा क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर ये होता है, वो इसीलिए होता है। बात सब पसंद आ रही? ठीक है, खास करके बेटा अगर आपने हिंदी की आपने वो देखी, आपने जो व्हाइट पट्टे वाली आती है सामान्य हिंदी की, इलाहाबाद की किताब आती है ना, इलाहाबाद से आती है, क्या नाम है उसका? आदित्य पब्लिकेशन की। बात समझ आ रही है? उसमें बेटा आपको ये आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर आप ल्यूसेंट आप देखोगे तो वहां नहीं दिखेगा बेटा आपको ये, फिर दिक्कतें होती हैं।
बात सबको समझ में आ रही कि यार ठीक है। चलिए, तो फिलहाल बेटा आपको अब याद रखना है कि य और रॉ ये बेटा क्या होते हैं, आपके अंतस्थ हैं, ईसत स्पर्श हैं और अर्ध स्वर हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब यो आ गया बेटा आपका, रॉ आ गया, नीचे क्या आएगा अब आपका लॉ। इसके नीचे बेटा आप लिख लो, इसके नीचे आप लिखो, ओह माय गॉड, बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत, गलत कुछ नहीं बेटा, इस ये रॉ नहीं है बेटा, यहाँ पे ना, यहाँ पे वो है बेटा, यहाँ पे रॉ बेटा लुंठित मात्रा इसके नीचे आएगा ना, ध्यान रखना। यहाँ पे रॉ, वो रॉ नहीं है बेटा, है ना, रॉ नहीं है बेटा, मतलब रॉ नहीं है। यहाँ पे आपका यो और वो, सुनने से लग रहा हो बेटा आपको यो और वो, ये आपके एक जगह पे रॉ अलग ही है आपका, ठीक है ना। बहुत सी बात, यो रॉ लो, बहुत सी बात है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है, ये और ये वाला। इसके नीचे बेटा आप लिखो यहाँ पे आप रॉ, रॉ आ जाओ, आप रॉ में लिखो आप रॉ, ठीक है, हो गया है, ठीक है। चलिए, रॉ को बेटा हम क्या बोलते हैं, लुंठित स्वर। रॉ को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे, लिखो लुंठित स्वर। इसे हम स्वर नहीं, मतलब स्वर थोड़े ना बेटा, ये लुंठित वर्ण कहेंगे, स्वर नहीं है, नहीं लुंठित बेटा क्या बोलेंगे इसको, वर्ण। लुंठित का मतलब बेटा क्या होता है, जिसमें जीभ जो है वो लुढ़कती हुई महसूस होती है, ठीक है बेटा। आपका रॉ, रॉ मतलब जीभ लुढ़कती हुई बेटा महसूस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लुंठित। लिखो बेटा, जिसमें आपकी जो जीभ है वो लुढ़कती हुई महसूस होती है, प्रतीत होती है। लिखो, महसूस क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। कविता, कौन दिक्कत परेशानी तो नहीं यहाँ पे किसी को? बहुत अच्छी बात है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, देखो अब जो आपका लुंठित है ना, ये रॉ, रॉ को बोलने में आपको जीभ में बहुत सारा वाइब्रेशन भी दिखेगा आपको। जीभ में क्या दिखा आपको, बहुत सारा वाइब्रेशन। रॉ बोलने में हिल जाता, मुंह भी हिल जाता पूरा। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। तो और वाइब्रेशन के लिए मैंने हिंदी में शब्द क्या बताया था अभी, कंपन, ठीक है, कंपन बोलते हैं। कंपन वैसे हिंदी का शब्द है, संस्कृत में बोलते हैं प्रकंपन। संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रकंप, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कंपन। आपने बेटा सुना होगा, फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा आपने, कंपन, ठीक है। लेकिन बेटा संस्कृत में क्या होता है आपका, प्रकंप। तो बेटा इस लुंठित स्वर को ही एक और नाम देते हैं बेटा, यहीं पे लिखो, इसी को बोलते हैं क्रंप, क्या, प्रकंपित। मैंने क्या बोला, नहीं है, मैं सही बोल रहा हूं क्या, प्रकंपित, ऐसे लिखेंगे, प्रकंपित, ऐसे। तो लॉ बेटा क्या है आपका, लॉ क्या है, लुंठित है, और बेटा क्या है ये आपका रॉ, ही तो बोल रहा हूं, क्या लॉ बोला मैंने क्या, ठीक है। रॉ बेटा क्या है आपका, लुंठित भी है और प्रकंपित भी है। बहुत अच्छी बात हो गई बेटा आपके, है ना। चलो बेटा मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि मुझे लिखने में आसानी है। प्रकंपित, ये आपके दो है, ठीक है ना। और लुंठित के बगल में मैंने क्या लिखा, जहां पे जीभ ये, और बेटा प्रकंपित के बगल में क्या लिख सकता हूं मैं, वाइब्रेशन, या बेटा आपका कंपन, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। वैसे तो पता ही चल गया बेटा आपको अब, ठीक है। यो आ गया बेटा आपका, रो आ गया, वो आ गया। देखो ये चारों को समझा रहा हूं मैं आपको, ये चारों को ऊपर वाले चारों, इन ऊपर वाले चारों में से यो और वो दोनों क्या है आपके, अर्धस्वर, ईसद स्पर्श और अंतस्थ। रो बेटा क्या है आपका, लुंठित और प्रकंपित। बच कौन सा गया आपका लास्ट में, कौन सा बच गया, लो। लो ही तो बच गया इसमें आपका, ठीक है, लिख लो लो आपका बच गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिख लो लो, हो गया है। लॉ को हम बोलते हैं, लॉ को हम बोलते हैं पार्श्विक स्वर। क्या बोलते हैं बे, पार्श्विक स्वर। लॉ का आप लिख लो यहां पे, लॉ को लिख लो, इसे हम बोलते हैं पार्श्विक स्वर, अरे मतलब वर्ण, ठीक है ना, वर्ण, ठीक है। पार्श्विक, पार्श्विक बेटा लिख लो, पार्श्विक वर्ण, ऐसे बेटा इसको लिख लेते हैं, और इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक, ऐसा, ऐसा भी, ऐसा भी, ठीक है ना। जैसा आप लिख लो, ऐसा लिखो ज्यादा ठीक है। पार्श्विक वर्ण बेटा इसे हमारा कहा जाएगा, किसे बोलेंगे पार्श्विक वर्ण हम, पार्श्विक हम किसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, इसको अगर यहां लगाओ ज्यादा अच्छा बेटा, ये है ना,
पार्श्विक, ठीक है ना, सही तो है। ई की मात्रा बेटा किस पे लगी, वो पे लगी है, और रॉ यहां बीच में, तो यही तो आ जाएगा आपका पार्श्विक, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। अब देखो तो लॉ पार्श्विक का बेटा मतलब क्या होता है, पार्श्विक का मतलब बेटा क्या होता है, आप पे पार्श्विक का मतलब होता है बगल। पार्श्विक बेटा मतलब क्या होता है अपना बगल। मतलब जैसे हम लॉ को बोलते हैं ना, तो जीभ बेटा हमारी ऊपर को उठेगी और ये जीभ के इस बगल से और इस बगल से हवा बेटा बाहर निकल जाएगी। लॉ लॉ बोलने में जीभ ऊपर जाएगी और बगल से बेटा क्या होगी, हवा बाहर निकल जाएगी। बात सबको समझ आ रही है, ठीक है रवि तुम बोल के देख रहे लॉ है, तेरी जीभ ऊपर नहीं जा रही बेटा, जिसकी नहीं जा रही ना बेटा दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ बचपन से ही दिक्कतें हैं, फिर ये है कि नहीं है, ठीक है। फिलहाल लिखो बेटा बे, पार्श्व का मतलब क्या होता है आपका बगल, बगल से बेटा हवा आपकी बाहर निकल जाती है, तो इसे हम बोलेंगे पार्श्विक वर्ण। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आ जाओ, कहां तक बेटा हम पहुंच गए हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पर्श वालों को हम देख रहे हैं, ठीक है। अब बेटा हम कहां तक पहुंच गए हैं, मतलब बेटा स्पर्श के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देख ली हमने यहाँ पे, ठीक है ना। अब बेटा अभी हमारा यहां तक आ गया। अब देखो बेटा भैया हमारा आ गया, हम आ गए हैं तालव्य 100, लिख लो एक ही लाइन में तालव्य 100, इसके नीचे आ गया आपका मूर्धन्य 100, नीचे आ गया आपका कौन सा दंत 100, और ये आ गया आपका हो, ये आपके 4 आ गए हैं, इनको हम आप समझते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात सबको समझ आ रही है, लिख लो बेटा ये जो आपके 4 हैं, ये जो आपके 4 आपके ये वर्ण हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा लिख लो। इन बेटा 4 वर्णों को हम कहेंगे उष्ण। सर क्या मतलब है इसका, जिनको बेटा बोलने में मुंह में हीट पैदा हो जाती है, शौ 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 शौ, बहुत देर तक बोलते रहेंगे तो बेटा मुंह क्या हो जाएगा आपका, गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलना है बेटा घर जाके बोलना, गर्म जिसे करना हो, ठीक है ना, वरना आवश्यकता तो है नहीं, याद कर लेना बस। क्या बोलते हैं इनको हम, उष्ण। हाँ उष्ण बेटा हम बोले उष्ण व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, उष्ण नहीं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब आपके यही आपके व्यंजन है या आपके वर्ण है जो भी है, ठीक है। और बेटा जाहिर सी बात है ये ऊष्म बेटा पैदा कब होती है, घर्षण की वजह से, मुंह के अंदर बेटा क्या होता है आपका घर्षण, ठीक है। तो और घर्षण बेटा जब पैदा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संघर्षी, ठीक है। तो जैसे ये स्पर्श संघर्षी है, ऐसी ये उष्ण संघर्षी है। बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है, और वैसे ये स्पर्श है, ये उष्ण है, क्लियर हो गया है। लेकिन क्योंकि बेटा यहां पे भी घर्षण पैदा होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, उष्ण ऊष्म संघर्षी भी कहेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, देखो एक बात समझो, अब ये जो तालव्य 100 मूर्धन्य दंत 100 ये जो है ना, ये पहले ऊष्म है, फिर ये ऊष्म संघर्षी है। बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो समझे, यहाँ पे अगर बेटा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ ले चौ छौ जौ और 100, ठीक है, इसमें आपको बेटा बताना है ऊष्म संघर्षी, क्या बेटा बताओगी आप, 100। बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। अब इसको बेटा हटा दे, तालव्य 100 मूर्धन्य 100 दंत 100 और हो, ठीक है। अब बेटा आपसे पूछे इसमें संघर्षी, संघर्षी खाली संघर्षी, देखो बेटा संघर्षी ये भी है, संघर्षी ये भी है और संघर्षी ये भी है, लेकिन इसमें बेटा हम आंसर क्या देंगे, हम जौ। बात सबको समझ आ रही है, क्योंकि ये पहले ऊष्म है, ये पहले क्या है, ऊष्म है। इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है। और बेटा ये हालांकि ये पहले क्या है, स्पर्श है, फिर संघर्षी है ये, लेकिन वास्तव में मेरा हिंदी में अब ये पहले संघर्षी हैं, बाद में ये बेटा क्या है, स्पर्श है। हिंदी में आप ऐसा कह सकते हैं, इनका उच्चारण बेटा क्या होगा, आप बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही कुंदन, ठीक है। तो बेटा आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, इतना बेटा आपको नहीं सोचना है, फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब सीधा से ये है, ये बेटा आपके ऊष्म भी हैं और ऊष्म संघर्षी भी हैं, और ये जो है आपके ये स्पर्श भी हैं और स्पर्श संघर्षी भी हैं। लेकिन बस ये बात ये है
ये पहले बेटे क्या है आपके संघर्षी हैं एक तरह से, और ये पहले बेटे क्या आपके ऊष्म हैं। बात इतनी समझ में आ रही सबको यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि बेटा संघर्षी ये भी है और संघर्षी ये भी है, इतनी बात पल्ले पड़ रही है। ठीक है, अब देखो अब हमारे कौन बच गया है, कोई बता सकता है क्या? कोई बचा हुआ है कि इसमें हमारे ये सारे हो गए हैं? क्या मुझे कोई और बताना है? बेटा बता दो कौन सा बचा हुआ है? वो तो संयुक्त है बेटा, ठीक है, उन पे भी अभी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले और कोई बचा हुआ है क्या? नहीं आए थे पहले, इसमें से बता बेटा, इसमें से कोई बचा हुआ है क्या? इसमें से बता दो यहाँ पे नीरज कौन सा बचा हुआ है? कौन सा वाला? हाँ बेटा यहाँ पे हमारे बचे हुए द्विगुण। कौन सा बेटा हमारे बचे हुए अभी? द्विगुण बचे हुए, ठीक है, जिनको बेटा हम यहां तो नहीं लिखते हैं, लेकिन कहां लिखते हैं? उनको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। सर कौन से वाले? देखो बेटा आपको इसके नीचे लिखना है, अब मेरी यहां जगह नहीं है ना, आपने ऐसे लिखा, देखो तालव्य 100, मूर्धन्य 100, दंत 100 रहो, और इसके आगे आपने क्या लिखा है? ऊष्म और क्या है? संघर्षी आपने लिखा है, ठीक है ना। अब बेटा इसके नीचे देखो, यहाँ पे आ जाओ आप क्या टो ठो डो ढो, ये बेटा आपका डो बिंदी, बिंदी वाला आ गया, और बेटा ये क्या आ गया आपका? ढो, ये भी आ गया आपका बिंदी वाला। इतनी बात सबको समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब जरा एक बात समझते हैं, इन दोनों बेटा जो आपके ये तो आपकी जो वर्ण है, इन दो वर्ण को, इन दोनों को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? इनको, इन्हें उत्क्षिप्त द्विगुण बेटा इनको इसलिए बोल रहे हैं, अभी हम लिखा, मैं आपको बताता हूं, पहले बेटा आप लिखो, इनको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त। पहले एक समझते हैं, पहले एक समझते हैं, फिर द्विगुण क्यों बोलते हैं वो समझते हैं। लिखो, इन्हें हम बोलते हैं उत्क्षिप्त। एक शब्द आप लिख लो इसमें, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, देखो उत्क्षिप्त का मतलब आपका ये है बेसिकली, उत और क्षिप्त, छोड़ो इस बात को, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा समझना आप, ये बेटा आपका मुंह है, ये बेटा क्या हमारा? मुंह है। जो आपका ये डॉ ढो है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा, मूर्धा। अभी आपको हम आगे बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर जब देखेंगे तब, लेकिन अभी समझते देखो, ये टो ठो डो ढो अ, ये पूरा का पूरा बेटा कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। जब आपका ये आपका पूरा कंठ है, ये पूरा आपका तालु है, आगे हम बात करेंगे इस पे, ये बेटा क्या आपका? मूर्धा, ठीक है। मूर्धा का मतलब, मूर्धा का मतलब जीभ बेटा पहले कहां टच जाएगी हमारी? यहां अवरोध पैदा होगा, क्योंकि व्यंजन है ये, ठीक है। टो, ठीक है, टो ठो डो ढो अणो, ठीक है। अब बेटा देखो एक बात समझो, यहां पे एक बात समझना, एक बेटा मैं शब्द लिखता मैंने यहां पे, थोड़ा आप दो शब्द लिखना यहां पे। एक शब्द आप लिखो सड़क, चलो लिखो एक शब्द, आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक शब्द लिखो आप सड़क, और एक शब्द आप लिखो डमरू। एक आप लिखो सड़क, एक शब्द आप लिखो डमरू। आगे बेटा मैं आपको शुद्ध और शुद्ध वर्तनी में बताऊंगा, ये जो द्विगुण व्यंजन है ये कभी भी पहले नहीं आता है, शुद्ध और शुद्ध में आगे बात करूंगा मैं। ये बेटा हमेशा कहां आता है? बीच में। देखो ये हमेशा बीच में ही आता है, कभी भी आपको ये पहले नहीं दिखेगा, अंत में कहीं कहीं पर दिख सकता है। वो कहां दिखता है उसकी कुछ कंडीशन होती है, उस पर आगे बात करेंगे। बात सबको समझ नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो, अच्छा ठीक है, जरा बेटा इस पे ध्यान देना, केवल इस पे। जब आप सड़क बोल रहे हैं और जब आप डमरू बोल रहे हैं, डमरू बोलने में डॉ पे ध्यान देना, और सड़क बोलने में आप अड़ो पे ध्यान देना, ठीक है। और अपनी जीभ की मूवमेंट को देखना जरा सा, ठीक है। आपको बेटा दिखेगा जब आप बोलोगे डमरू, डमरू आप बोलोगे, आपकी जीभ बेटा यहां जाएगी और यहां टच होगी, थोड़ी देर बेटा रुकेगी और फिर नीचे आएगी। डमरू, डमरू पूरा बोलोगे। लेकिन जब आप बोलोगे सड़क, सड़क जब आप बोलोगे, सड़क बोलोगे, तो आपकी जीभ यहां पे जाएगी, फटाक से नीचे आ जाएगी। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नीरज तुम्हारी जीभ आ रही नहीं आ रही नीचे? नीरज कह रहा है मेरी जीभ तो आ ही नहीं रही। नीरज तुम्हारी जीभ नीचे आ रही, फटाफट नहीं आ रही है? तो गुंजन तुम्हारी जीभ नीचे नहीं आ रही है, ऐसा क्यों नहीं आ रही बेटा? ऐसा क्यों नहीं आ रही है? कमलेश तुम्हारी जीभ नीचे आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, डमरू बोलने में हमारी जीभ बेटा ऊपर जाती है प्रॉपर, जैसे हम टो ठो डो ढो ऐसे बोलते हैं ना,
इन सबके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा जीभ ऊपर रहती है, लेकिन सड़क बोलेंगे तो बेटा जीभ हमारी क्या होगी, ऊपर जाएगी और बेटा इस मूर्धा को थप्पड़ मार के तुरंत नीचे आ जाएगी। हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बेटा इसीलिए इसे हम बोलते हैं उत्क्षिप्त, ऊपर जाके थप्पड़ मार के तुरंत नीचे आ जाती है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्योंकि बेटा ये ऊपर जाकर के इसे मारती है, बेटा ये इसे मारती है मूर्धा को ये, ठीक है, इसीलिए बेटा इसे बोलते हैं ताड़न जात। ताड़न जात मतलब इसको बेटा क्या करती है, प्रताड़ित करती है, मारती है इसको ये, इसीलिए बेटा इन दो शब्दों को हम एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ताड़न जात। इन्हें ताड़न जात भी कहा जाता है। इतनी बातचीत सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है। इन्हीं को हम बोलेंगे ताड़न जात, ठीक है। इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं। आप एक बात ये याद रख लेना, बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक है कि नहीं है भाई? कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, हो गया है। ताड़न जात का बेटा मतलब क्या है, ये बेटा क्या करती है, मूर्धा को बेटा क्या करती है, प्रताड़ित करती है, प्रताड़ित करती है, मारती है मूर्धा को, तुरंत नीचे आती है। ये मारते नहीं बेटा, प्यार से जाते हैं बेटा, डो आराम से आते हैं, ये थप्पड़ मार के तुरंत आती है बेटा, इसलिए ना बोल रहे हैं उच्छिप्त बोलते हैं इनको, ठीक है। और द्विगुण बेटा क्यों बोलते हैं इनको हम, कि दो गुण है बेटा। एक बार जब हम ये वाला डो बोलेंगे तो जीभ बेटा ऊपर जाएगी, आराम से रहेगी और फिर नीचे आएगी, और बेटा एक में जीभ फटाक से नीचे आएगी। दो गुण है बेटा इसमें। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चले। अब बात बेटा ये है, देखो ये जो आपके डॉ और ढॉ हैं, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बेटा तुम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, ठीक है। देखो इन्हें बेटा हम द्विगुण क्यों बोलते हैं? इनका बेटा एक नाम क्या है, द्विगुण, लिख लो यहीं पे ही। इनका बेटा एक नाम द्विगुण है, ठीक है, द्विगुण है। बताने की बेटा आवश्यकता नहीं, इनमें दो गुण होते हैं, ठीक है। एक में जीभ ऊपर जाएगी और देर तक रहेगी, एक में क्या होगी, तुरंत जीभ आपकी नीचे आ जाएगी। हर्षित बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चल यहां तक की बात सबको क्लियर हो रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब जरा बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए यहां तक बेटा हमने सारे के सारे देख लिए हैं। अब एक बात मुझे आपको यहां पे और बतानी है, वो आप जरा नोट करके बेटा एक बात लिखो, आप नोट करके एक बात आप लिख लो, नोट करके, ठीक है। नोट करके देखो, नोट करके देखो बेटा, आप चक्कर क्या है देखो। अब देखो यहां मैं आपको कंफ्यूजन पूरा क्लियर करता हूं। देखो संस्कृत में, संस्कृत में, संस्कृत में यो, रो, लो, वो, ये सारे के सारे बेटा आपके, ये सारे के सारे आपके क्या थे, अंतस्थ व्यंजन थे, बीच से बोले जाते थे। लेकिन अभी बेटा हमारा जो रॉ और लॉ है ना, ये बिगड़ चुका है। इसका उच्चारण अब हम पूरा स्वर की, मतलब स्वर पूरा व्यंजन की तरह करने लग गए हैं। किनका उच्चारण? अरे रॉ और लॉ का, ठीक है। यो, वो, रॉ, लॉ, इन सभी का उच्चारण पहले आधे स्वर आधे व्यंजनों की तरह होता था, शुद्ध संस्कृत में। कौन बात समझ आ रही है? लेकिन हिंदी में रॉ और लॉ को अब हम पूर्ण बेटा हम किसकी तरह बोलने लग गए हैं, व्यंजनों की तरह बोलने लग गए हैं, ठीक है। इसलिए हिंदी में इनको हटा दिया गया है। बात सबको समझ में आ रही? ठीक है। अब देखो संस्कृत में देखो लिख लेते हैं हम पहले, यो, रॉ, ठीक है, यो, रॉ, लॉ और वो, ये सभी क्या होते हैं आपके, अंतस्थ। अंतस्थ बेटा ये होते हैं सब, संस्कृत में लिख लो अंतस्थ ये है, ठीक है। और जाहिर सी बात है बेटा अंतस्थ हैं, आधे बीच में बोले जा रहे हैं। जब अंतस्थ है, अंतस्थ का मतलब मैंने क्या बताया, बीच में, और बीच में का मतलब आधा स्वर आधे व्यंजन, और आधा स्वर आधे व्यंजन होगा तो क्या होगा वो, तो फिर क्या होगा वो, अर्ध स्वर होगा ना। तो भाई संस्कृत में ये, क्योंकि संस्कृत में अंतस्थ थे, तो बड़े इसीलिए संस्कृत में क्या थे, ये अर्ध स्वर थे। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भाई? क्योंकि अंतस्थ है ये। अब जब अंतस्थ हैं, बीच बोले जा रहे हैं, और बीच बोले जा रहे हैं मतलब क्या है, आधे स्वर आधे व्यंजन है, तो बेटा अंतस्थ है तो क्या होंगी, ये अर्ध स्वर होंगी। लेकिन बेटा अब आपका हिंदी में बेटा चक्कर क्या बढ़ गया है, हिंदी में क्या हो गया आपका, हिंदी में केवल यो और वो, ये बेटे क्या रह गए आपके,
अंतस्थ और अर्धस्वर रह गए हैं हिंदी में केवल यही आपके अंतस्थ और अर्धस्वर रह गए हैं। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जबकि लिख लो, जबकि रॉ और कौन सा हो गया आपका लॉ, रॉ और लॉ, ठीक है। रॉ और लॉ हिंदी में पूर्ण व्यंजन बन चुके हैं। रॉ और लॉ हिंदी में पूर्ण व्यंजन बन चुके हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। एक तो बात बेटा आपकी ये हो गई है, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा नोट नंबर 1 ये हो गया। नोट नंबर 2 बेटा मैं एक और लिख देता हूं। सर मैं क्या लिखता हूं? देखो संस्कृत में चौ छौ जौ झौ यो, ये बेटे क्या थे आपके? केवल स्पर्श थे, घर्षण पैदा नहीं होता था इनमें, नॉर्मली बोले जाते थे। ये जैसे आपका कौ खो बोले जाते हैं, ऐसी चौ छौ जौ बोले जाते थे। लेकिन हिंदी में बेटा हमने इनका उच्चारण बिगाड़ दिया है। अब क्या हो गए? ये स्पर्श और संघर्षी हो गए, ठीक है। नोट नंबर 2 लिखो चौ छौ जौ झौ संस्कृत में ये स्पर्श थे, चौ छौ जौ झौ संस्कृत में ये स्पर्श थे। सॉरी, हाँ बेटा सभी आएंगे आपके। चौ छौ जौ झौ यो संस्कृत में ये स्पर्श थे। संस्कृत में बेटा क्या था आपकी? ये स्पर्श थे। लिख लो संस्कृत में ये स्पर्श थे। संस्कृत में क्या थे? ये स्पर्श थे। परंतु हिंदी में क्या हो गई? ये स्पर्श संघर्षी हो गए हैं, इनमें घर्षण ही पैदा हो गया। ठीक है। मामला रटने का नहीं है बेटा, मामला है समझने का। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हम बोल क्यों रहे हैं? बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। चीजें बेटा कॉन्सेप्ट के साथ में आपको चीजें पता होंगी तो रटना कम पड़ेगा, बात इतनी सी है। रितु बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वेरी गुड। अब रितु देख की बात समझ लिया। यहाँ पे मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दिया मैंने आपको। केवल अब आपको आप एक और ही मैं यही पे मैं करा देता हूं। क्या सर? लिखो बेटा आपका जरा एक और। ठीक है, हो गया है। चलो बेटा आप ये जितने मैंने वर्ण लिखे ना, इनमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का बेटा क्या लिखा आपने? 5। क्या मैंने अलग डिवीजन किया है? इसमें अलग लिखा था कि मैंने किया? चलो बेटा इसे छोड़े से कल करेंगे आप, ठीक है ना। अनुनासिक ना अलग ही था ना, वो अलग ही था ना, तो वो अलग ही है, वो अलग ही है वैसे वो, ठीक है ना। बट क्या है आपका वो अलग ही है। तो बेटा आज इसको हम यहीं रख देते हैं, इसको अब हम कल यहां से आगे करते हैं।